हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री क्रम में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों को पढ़ा, जिसने हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में हमने डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा कि इनका आगमन कैसे हुआ, भारत की सत्ता में ये लोग जमे कैसे और अंततः इन सबको पराजित करते हुए आपकी सबसे आगे आती है कौन सी कंपनी? तो आती है सबसे पहले आपके यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे बड़ी या सबसे ताकतवर कंपनी होती है आपके भारत में, जो जमने का प्रयास करती है। पहले व्यापार का बहाना लेकर आती है और बाद में आपके यहाँ सत्ता में जम जाती है। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में भी वो हाथ आजमाती है और सक्सेस भी होती है। तो उसी क्रम में सबसे पहले इनका जो वर्चस्व बढ़ा था दोस्तों, वो बढ़ा था आपके बंगाल के क्षेत्रों में, और इनका जो यहाँ पे पूर्ण रूप से अधिकार हो सका वो प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे इनका अधिकार देखने को मिला। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। लेकिन प्लासी का युद्ध को समझने से पहले दोस्तों, हम लोगों को एक समझना होगा बंगाल के बारे में या बंगाल क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बंगाल पे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों वो क्या है? आज हमारा होगा बंगाल। बंगाल दोस्तों, अभी आपके दिमाग में बंगाल के बारे में चर्चा करने या अगर बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं तो अभी आपके दिमाग में एक स्टेट आता है पर्टिकुलर कि भैया हमारा जो पश्चिम बंगाल है वही बंगाल है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, औरंगजेब के शासनकाल का समय होता है। उस समय के दौर में भैया बंगाल आपका केवल बंगाल नहीं था। इस बंगाल के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? तो वर्तमान में आपका कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान में आपके यहाँ पश्चिम बंगाल है। वर्तमान में आपका पड़ोसी देश है पूरा, कौन सा भैया? बांग्लादेश। और एक आपका पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। एक आपका और पड़ोसी राज्य है कौन सा? तो आपका बिहार। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरे क्षेत्रों को मिलाकर या थोड़ा सा क्षेत्र आपका और इसमें आता था एक किसका? तो आपके असम का क्षेत्र भी थोड़ा बहुत आता था, जिसे हम लोग उस समय किस नाम से, उस समय हम लोग इसे कामरूप के नाम से जानते थे। तो इन सब को मिला करके हमारे यहाँ बनता था बंगाल। और इस बंगाल के क्षेत्रों पे जो आपकी सत्ता बैठी हुई थी, वो सत्ता कहाँ से भी राज करती थी? तो आप केंद्रीय सत्ता थी। और केंद्रीय सत्ता में आपके किस वंश का शासनकाल था? मुगल, जो आपके यहाँ दिल्ली से शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। और इस समय आपके यहाँ मुगल सत्ता में बैठा कौन है भैया? इस समय आपके बैठे हैं मुगल सत्ता में औरंगजेब। ठीक दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया। इसके बाद अब क्या होता है कि आपके यहाँ औरंगजेब के शासनकाल के बारे में कभी आपसे चर्चा करता है तो भैया कब होता है? 1658 से लगा करके 1707 ईस्वी तक का शासनकाल होता है, जब ये अपने पिताजी को कैद में रख करके, आगरा के किले में रख करके 1658 में शासक बनता है और 1707 में इसकी मृत्यु के बाद इसका दौर समाप्त होता है। और औरंगजेब के शासनकाल में ही दोस्तों समय होता है 1700 ईस्वी का। और 1700 ईस्वी के शासनकाल में ये व्यक्ति कहाँ पे? तो बंगाल के क्षेत्रों में अपना एक वजीर नियुक्त करता है, अपना एक वजीर नियुक्त करता है। और उस वजीर का क्या नाम होता है? तो उस वजीर का नाम होता है दोस्तों मुर्शीद कुली खां। क्या नाम होता है? तो मुर्शीद कुली खां होता है। समय कब होता है? 1700 ईस्वी में। अब मुर्शीद कुली खां वहां पे वजीर के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद यह देखता है कि यार यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और अचानक से किसी बीच में 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है आपके औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह देखता है कि यार अब दिल्ली की सत्ता में कोई बहुत ताकतवर शासक है नहीं। इसके बाद इनका वंशज एक बहादुर शाह प्रथम आता है, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। तो वो या उसके अंदर इतनी ताकत है नहीं, तो इसको लगने लगता है कि यार अब हम जो यहाँ पे मात्र एक वजीर के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना एक कद बढ़ा सकते हैं, बंगाल के क्षेत्रों पे हम अधिकार कर सकते हैं। और ये अपने आप को क्या बना लेता है भैया? ये अपने आप को बना लेता है सूबेदार। तो यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे आते हैं कि यार जब आपका मुर्शीद कुली खां बंगाल में नियुक्त हुआ था, उस समय वह किस पद पे नियुक्त हुआ था? तो वह नियुक्त हुआ था आपके वजीर के पद पे। बाद में यह अपने आप को क्या घोषित करता है? सूबेदार घोषित करता है। लेकिन इसी के साथ साथ समय आता है 1717 ईस्वी में,
और जब यह देखता है कि यार अब गद्दी पे आ गए हैं फर्रुखसियत, तो फर्रुखसियत के बारे में तो इसकी पहले से भी थिंकिंग थी कि यार एक कमजोर राजा है। अब कमजोर राजा क्यों है, तो आपको पिछली क्लास में बताए होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कि भैया इस व्यक्ति ने क्या किया था। तो इस व्यक्ति ने या एक ब्रिटिश से आए हुए डॉक्टर जब इसका इलाज कर देते हैं तो आपके फर्रुखसियत खुश होकर के क्या काम करता है भैया, तो फर्रुखसियत खुश होकर कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि यार आप एक काम करो, 3000 रुपये आप हमें दे दो मात्र पैसा, और कितना कहाँ कितना बता तो वार्षिक दे दो, और आप अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कहाँ पे, तो आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो हमारे पूरे के पूरे कहाँ के क्षेत्र में, बंगाल, मतलब इतने बड़े क्षेत्र में आप मात्र 3000 रुपये दे दो, जहां से टैक्स के रूप में एक शासक को करोड़ों रुपए में कमाए जा सकते थे, लाखों रुपए कमाए जा सकते थे, वहां पे ये व्यक्ति मात्र 3000 रुपये में टैक्स फ्री व्यापार करवा रहा है। और इतने में ही नहीं, इसके बाद इसने कहा कि 10,000 रुपये आप हमें और दे दो, और आप कहाँ के क्षेत्रों में, सूरत के क्षेत्रों में भी जाके व्यापार कर सकते हो, या सूरत के क्षेत्रों में भी आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो, और यहीं से आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़े व्यापारिक केंद्र बना सकी आपके बंगाल के क्षेत्रों में, यहाँ से व्यापार कर सकी। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया था भैया, तो इस व्यवस्था को आपके यहाँ कहा गया था दस्तक व्यवस्था या दस्तक प्रणाली, या इसी को आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा था। और देखिए इधर 1717 में जब ये शासक बनता है आपका फर्रुखसियत, तो इसी के दौरे भैया ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को नवाब घोषित कर लेता है। कौन, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां अपने आप को नवाब घोषित करता है, कब करता है, तो वैसे सन कभी पूछा नहीं जाता यहाँ से, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि 1717 ईस्वी के शासनकाल में। अब भैया क्या करता है, राजधानी कहाँ पे है इनकी, तो इस समय तक राजधानी हुआ करती है आपके बंगाल के क्षेत्रों में, कहाँ पे, ढाका। ढाका राजधानी थी, जो अभी वर्तमान में किसकी राजधानी है, तो आपके बांग्लादेश की राजधानी है। तो आपको बताया क्या, सबसे पहले बंगाल का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंतर्गत आता था। यहाँ पे पहला वजीर आके नियुक्त होता है, औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया जाता है 1700 ईस्वी में। बाद में वो व्यक्ति अपने आप को सूबेदार बनाता है, सूबेदार के बाद अपने आप को नवाब घोषित करता है। क्वेश्चन पहला यही पूछेगा कि जो आपका मुर्शीद कुली खां था भैया, वो मुर्शीद कुली खां अपने आप को सबसे पहले किस रूप में नियुक्त पाया था, तो वजीर बना था, बाद में अपने आप को सूबेदार बनाता है, बाद में अपने आप को नवाब घोषित करता है। चलिए आगे अब देखते हैं, सबसे पहला काम इसने क्या किया भैया, जब नवाब बनते ही, तो नवाब बनते ही सबसे पहला काम इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, और राजधानी को ये कहाँ ले गया, तो यह राजधानी को, जो इनकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका से इसने अपनी राजधानी बदल ली, और ये अपनी राजधानी ले गया मुर्शिदाबाद। कहाँ पे, मुर्शिदाबाद राजधानी ले गया। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि मुर्शिदाबाद राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई, तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा स्थापित की गई थी। अब क्या होता है भैया, एक महत्वाकांक्षी शासक होता है, या इसने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार भी किया, या विस्तार के क्रम में आप कह सकते हो इसके शासनकाल में पूरे के पूरे किसानों को ये खुश रखा। हाँ, एक काम इसने किया भैया, यह अपने आप को नवाब बनाया, लेकिन इसने कभी आपके केंद्रीय सत्ता को क्या नहीं देना बंद किया भैया, टैक्स देना बंद नहीं किया, अर्थात टैक्स देता रहा। क्यों देता रहा, तो इसको डर था कि यार हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आक्रमण हो सकता है, हमारे ऊपर फ्रांसीसी भी आक्रमण कर सकते हैं, हमारे ऊपर डच भी आक्रमण कर सकते हैं, हमारे ऊपर पुर्तगाली भी आक्रमण कर सकते हैं, हमारे ऊपर इन सब से आक्रमण से बचेंगे तो हमारे पड़ोस से बैठे हैं पेशवा, वो भी हमारा आक्रमण कर सकते हैं, मराठे भी। और अगर हम दिल्ली को टैक्स देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली हमारा संरक्षण करेगी और दिल्ली हमें बचाएगी कभी इन सबके विवाद का कारण बना तो। अब टैक्स देता रहा। इसी दौरान घटना क्या होती है भैया, समय आ जाता है 1727 ईस्वी का शासनकाल, और 1727 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है आपके मुर्शीद कुली खां की। किसकी दोस्तों, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद अब क्या हुआ, तो अब यह देखा जाता है कि यार इनका कोई अपना पुत्र है नहीं, पुत्र नहीं है तो है कौन इनका, इनकी पुत्रियां हैं, इनकी पुत्री है। अब उसी पुत्री में एक शासक या एक व्यक्ति होता है इनका दामाद, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सुजाउद्दीन। क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम होता है आपके यहाँ सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन नाम का व्यक्ति 1727 ईस्वी में शासक बनता है, अपने आप को क्या घोषित करता है, अपने आप को नवाब घोषित करता है, अपने आप को नवाब बनाता है, कहाँ का, बंगाल का। अब यह कैसा था भैया, तो क्या यह एक योग्य शासक था, तो नहीं, यह एक कैसा शासक था,
एक अयोग्य शासक था, इसके अंदर शासन व्यवस्था के संचालन करने की शक्ति नहीं थी। अब क्या होता है, कैसे शासन चलेगा, तो जैसे भी करके शासन चलता रहा और शासन चलने के दौरान इसने अपनी सत्ता बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा कायम रखी, बिहार के क्षेत्रों से यह ज़्यादा काम करता रहा। और इसी के शासनकाल में एक भैया व्यक्ति आपका आता है बंगाल के क्षेत्रों में, एक सूबेदार होता है जिसका नाम होता है अलीवर्दी खां। वो व्यक्ति बंगाल के क्षेत्रों का सूबेदार होता है, बाद में इसी के ऊपर आक्रमण करेगा और आकर के वो व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा। अब क्या होता है, इसके बाद 1627 ईस्वी में ये व्यक्ति बनता है नवाब। कब बनता है, 1627 में। नाम क्या था इसका, तो सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कब से कब तक शासनकाल होता है, 1727 ईस्वी में शासक बनता है। और कब तक शासक रहता है, ये 1739 ईस्वी तक शासक रहता है। अब 1739 में इसकी मृत्यु होती है। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है और सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद इनका एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम क्या होता है दोस्तों, तो पुत्र का नाम होता है सरफराज खान। सरफराज खान अपने आप को नवाब घोषित कर लेता है। अब ये भी बहुत अच्छा शासक नहीं होता है, या ये भी शासन व्यवस्था का संचालन उतने सही ढंग से कर नहीं पा रहा होता है। और इसी के दौरान जब यह शासक होता है तो एक व्यक्ति इनके दरबार में आता है, जो आपको अभी पीछे बताया भैया बिहार का सूबेदार रहा करता था। नाम क्या था उसका, तो उसका नाम था अलीवर्दी खां, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, एक अच्छा प्रतापी शासक होता है। तो इसको लगा कि यार ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके काम करने से अच्छा है कि इनको मार और के हम खुद शासक बन जाते हैं। और समय कब होता है, तो समय होता है इनका 1739 से लगा करके 1740 ईस्वी तक का शासनकाल। और 1740 ईस्वी में किसकी हत्या, सरफराज खां की हत्या अलीवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है। अलीवर्दी खां के द्वारा सरफराज खां की हत्या कर दी गई। और समय 1740 ईस्वी में भैया आपका नया नवाब बन जाता है, कौन, तो अलीवर्दी खां। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्या यह एक लीगल तरीके से नवाब बना है, नहीं बना भैया। तो यह किसकी हत्या करके बना है, तो यह बना है आपके यहाँ हत्या करके नवाब की। तो आपके यहाँ नवाबों में मुर्शीद कुली खां के जाने के बाद 3 नाम बताए भैया। एक नाम किसका होता है, एक का नाम होता है सुजाउद्दीन, दूसरे का नाम क्या होता है, दूसरे का नाम होता है सरफराज खां। तीसरे का नाम क्या होता है, तीसरे का नाम होता है अलीवर्दी खां। शासनकाल के बारे में चर्चा करेगा भैया। तो आपके जो मुर्शीद कुली खां थे, या उनका नाम भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, मुर्शीद कुली खां। कब से कब तक ये, तो यह बंगाली गद्दी पर बैठा था 1700 ईस्वी में। और 1700 ईस्वी में या 1700 ईस्वी से लगा करके यह कब तक रहा, तो 1727 तक रहा। पहले यह वजीर था, बाद में सूबेदार। 1717 से यह जाकर के बनता है नवाब। इसके बाद क्या बनते हैं भैया, 1727 ईस्वी में आपके सुजाउद्दीन बनते हैं। और यह कब तक शासन व्यवस्था में रहते हैं, 1739 में, लंबा समय, लेकिन एक अयोग्यतापूर्ण शासक। इसके बाद आपके सरफराज बनते हैं 1739 में। और 1739 से बनने के बाद 1740 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है अलीवर्दी खां के द्वारा। अब अलीवर्दी खां यहाँ पे काम करता है 1740 से, और यह काम करता है कब तक भैया, तो 1756 ईस्वी तक यह शासन करता है। अब अलीवर्दी खां के शासक बनते ही घटनाएं क्या क्या हुई, या क्या क्या चुनौतियां रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अलीवर्दी खां जैसे शासक बनता है भैया, सबसे पहले यह देखता है कि यार हम एक लीगली शासक नहीं है, या हम एक नवाब की हत्या करके बैठे हैं, तो कहीं हमारे ऊपर मुगल सल्तनत का आक्रमण न हो जाए। इसलिए इस व्यक्ति ने जैसे ही इस व्यक्ति ने सत्ता संभाली, तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया किसके पास, तो 2 करोड़ रुपया आपके मुगल शासक के पास किस रूप में भेजा, तो मुगल शासक के पास नजराने के रूप में भेजा। नजराने के रूप में कितना भैया, 2 करोड़ रुपया भेज दिया। और इसने कहा कि राजा जी, आपको हम पैसा दे रहे हैं और ऐसे पैसा आपको टैक्स देते रहेंगे, जो भी पैसा ये तो नजराना है, बाकी आपका जो भी लगान है, जो भी आपका टैक्स है, आपको हमारी क्षेत्र से या हमारी भूमि से मिलता रहेगा। और आप एक काम करो कि आप हमें लीगल तरीके से आप हमें नवाब घोषित कर दो, मतलब लीगल तरीके से हमें नवाब घोषित कर दो, और आप ये 2 करोड़ रुपया हमारा नजराना के रूप में स्वीकार करें। अब उस समय शासक कौन होता है, तो उस समय दोस्तों
आप एक व्यक्ति को सुनते हैं 1719 के बाद वो शासक बनता है और 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। नाम क्या होता है उसका? उसका नाम आप सुनेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। इस समय कौन शासक था? तो इस समय आपका मोहम्मद शाह रंगीला शासक था। और इस व्यक्ति ने इस पैसे को क्या किया? इस पैसे को इसने स्वीकार किया और आपके अली वर्दी खां को क्या बना दिया? अली वर्दी खां को नवाब घोषित कर दिया। अली वर्दी खां को क्या घोषित कर दिया दोस्तों? नवाब घोषित कर दिया। अब अली वर्दी खां नवाब बन जाता है। नवाब बनने के बाद इसने क्या किया भैया? इसके बाद इसने लगभग 16 वर्षों तक एक भी रुपया किसको नहीं भेजा? दिल्ली को नहीं भेजा। दिल्ली को नहीं भेजा इसने एक भी रुपया। इसको लगा कि यार दिल्ली को भेजने की जरूरत क्या है, हम खुद नवाब हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, हम तो शासन कर ही लेंगे। इसके बाद अचानक से क्या होता है कि 1640 ईस्वी के बाद 1640 ईस्वी के शासनकाल के आसपास में ही इसके ऊपर आक्रमण हो जाता है। और इसके ऊपर दोस्तों किसका आक्रमण होता है? तो आपके अली वर्दी खां के ऊपर एक आक्रमण होता है आपके यहाँ किसका? मराठों का। और मराठों में इस समय दौर चल रहा था किसका? इस समय दौर चल रहा था पेशवा का। और पेशवाओं में भी आपका कौन होता है? तो इस समय आपके होते हैं बालाजी बाजीराव पेशवा। कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव पेशवा होते हैं। ये आपका यही आक्रमण करवाते हैं भैया। और ये आक्रमण करवाते हैं तो अली वर्दी खां इस युद्ध में पराजित होता है। और पराजित होने के बाद इस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि भैया हम आपको क्या देंगे? हम आपको चौथ कर देंगे और बाकी जो आपके सेना वगैरह पे खर्च हुआ है हम आपका सब कुछ पूरा कर देंगे, आप हमारे ऊपर आक्रमण ना करना। चौथ कर क्या था? तो आप मराठा जिनके ऊपर आक्रमण किया करते थे भैया, उनसे आपके चौथ कर लिया करते थे। कितना? तो कुल आय का 1/4 भाग चौथ कर के रूप में ये लोग अपने पड़ोसी राजाओं की सुरक्षा करने के लिए उनसे लेते थे। तो चौथ कर भी आपका देने लगा अली वर्दी खां। और इसी के बीच में अब एक तरफ इनको परेशान कर रहे हैं ये, और एक तरफ इनके ऊपर दबाव बनाने लगा था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कम ज्यादा इनको परेशान करने लगी थी। और इन्हीं सब हालातों से गुजरते हुए समय होता है 1756 ईस्वी का। और 1756 ईस्वी में किसकी दोस्तों? अली वर्दी खां की हो जाती है मृत्यु। किसकी हो गई? अली वर्दी की हो गई मृत्यु। अब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद वही धर्म संकट जो आपके मुर्शिद कुली खां के सामने था कि भैया हम लोग या उनका भी कोई संतान नहीं थे, या आप कह सकते उनके भी कोई पुत्र नहीं था और इनके भी अपना कोई पुत्र नहीं है। अब जब इनके अपना कोई पुत्र नहीं है तो इनकी कितनी पुत्रियां हैं भैया? इनकी 3 पुत्रियां। 3 पुत्रियां। और तीनों पुत्रियों का जो विवाह हुआ था, तीनों पुत्रियों का विवाह जो हुआ था भैया, एक थी आपकी कहाँ की? तो एक का विवाह हुआ था पूर्णिया में, और एक का विवाह आपका हुआ था पटना बिहार में, और एक का विवाह आपका हुआ था ढाका में। ढाका में। अब यहाँ जो पटना वाली इनकी पुत्री हैं, नाम इनका आपको कहीं कहीं अमीना बेगम दिखाई देता है। यहाँ पे जो इनकी पटना वाली जो इनकी पुत्री हैं, नाम क्या है इनका? अमीना बेगम। नाम वैसे कभी आज तक इनका पूछा नहीं गया एग्जामों में, तो नाम अगर ना भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। और इन्हीं की बहन होती है घसीटी बेगम भी होती, उनका भी नाम आप लोग जाने होंगे, सुने होंगे कभी ना कभी इतिहास में। तो इसी अमीनी बेगम का एक पुत्र होता है भैया, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है आपके यहाँ सिराजुद्दौला। क्या नाम होता है? सिराजुद्दौला। अब अली वर्दी खां अपने जीते जीते अपने जो इनकी पुत्री होती हैं उन्हीं पुत्री के एक पुत्र होता है सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला के अंदर यह वो महत्वाकांक्षा इनको दिखाई देती है, शासक बनने की जो चेष्टा होती है इसके अंदर दिखाई देती है। तो आपके अली वर्दी खां अपने जीते जीते ही इसे क्या बना के चले गए थे भैया? इसे नवाब घोषित कर देते हैं कि भैया हमारे मरने के बाद यही हमारा अगला उत्तराधिकारी होगा। कौन? सिराजुद्दौला। अब इसके बाद बवाल तो होना था। बवाल होने का मतलब था कि इनकी एक जो दूसरी वाली मौसी थी जो पूर्णिया वाली, इनका एक पुत्र था, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है शौकत जंग। और एक इनकी जो यहाँ ढाका वाले मौसी थी, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था घसीटी बेगम। अब ये दोनों लोग विवाद उत्पन्न कर दिए। और विवाद क्या उत्पन्न किए भैया? कि यार पिताजी की प्रॉपर्टी है, ये कहता भैया नाना जी की प्रॉपर्टी है, तो हम तीनों का बराबर में अधिकार है, सिराजुद्दौला अकेले शासक कैसे बन जाएगा? अब कुछ दिनों तक इन सबको समझाने में सिराजुद्दौला को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः ये शासक बन जाता है और शासन व्यवस्था का संचालन करने लगता है। इसी के बीच
अब एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के क्षेत्रों में बैठी हुई है, कलकत्ता में अपनी कोठी बनाई हुई है। अब कलकत्ता में कोठी कहाँ से बनाई, तो आपको पिछली क्लास में भैया ब्रिटिशों के शासनकाल में बताए थे कि समय कब होता है, तो समय होता है आपका यहाँ कब 1651 ईस्वी। और 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपनी हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे। हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित कर लिए तो यहीं से अपना कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक बना लिया है भैया फोर्ट भी अपना। कौन सा फोर्ट, तो वो भी आपको बताया था पिछली क्लासेस में, फोर्ट विलियम बनाया था कलकत्ता में। और यहीं पे आपको 1690 और 1690 और 91 के दशक में आपको बताए होंगे भैया कि यहाँ पे एक आपकी और कंपनी बैठी हुई है। कौन सी कंपनी बैठी हुई है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे, ये लोग अपनी कोठी बनाए हुए हैं चंद्रनगर में। तो ये भी बंगाल में बैठे हैं, ये भी बंगाल में बैठे हैं। अब ये दोनों इनको परेशान करने लगे कम ज्यादा, इनको डिस्टर्ब करते आए दिन। और इसी के शासनकाल के दौरान आपको यहाँ पे दिखाई देता है भैया कि जब आपके यहाँ समय होता है 1756 ईस्वी में, और 1756 ईस्वी के दशक में अभी हाल ही में मृत्यु हुई है किसकी, अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई है। और यही वो दौर चल रहा है जब आपके भारत में दो कंपनियां लड़ रही हैं भैया। कौन सी कंपनियां, एक आपकी लड़ रही है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपके भारत में मचे हुए हैं क्या, आपके भारत में मचे हुए हैं कर्नाटक युद्ध। कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो आपको 3 कर्नाटक युद्ध बताए थे। कौन कौन सा भैया, एक आपका फर्स्ट था, एक आपका सेकंड था, एक आपका थर्ड था। फर्स्ट आपको कब बताए थे, तो आपको बताया 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा आपको बताया था भैया 1748 से लगा करके 1754 तक, सॉरी 1749 था यहाँ पे, 1749 से लगा 1754 तक। तीसरा आपको 2 साल लगे 1756 से लगा करके 1763 तक। इसी को आपके यहाँ कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता था भैया, सप्तवर्षीय युद्ध। इसी क्या कहा जाता था, सप्तवर्षीय युद्ध। अब ये कंपनियां आपकी लड़ कौन कौन सी रही हैं, तो तीनों युद्धों में आपके यहाँ 2 कंपनियां लड़ रही हैं। एक आपकी लड़ रही है BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ आपकी लड़ रही है कौन सी दोस्तों, दूसरी तरफ आपकी लड़ रही है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और हमारा जो दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, वो हमारे यहाँ जो दौर चल रहा है 1756 का, जब आपके यहाँ नवाब बैठा है कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब बना है बंगाल का। ये अभी हाल ही में नया नवाब बना है। उतनी व्यवस्थाएं इसके समझ में आ नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा शासक था, तो शासन व्यवस्था का संचालन अच्छे से कर रहा था। और इस दौरान आपके यहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है, ये आपका चल रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इसी में भैया क्या हुआ, इसी में या इस युद्ध का असर आपको दिखाई देने लगा था कहाँ पे, तो बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्रों में क्या था, तो बंगाल के क्षेत्रों में जो आपकी कंपनियां हैं, एक कंपनी आपकी कौन सी है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे किला जमाई हुई है, कौन सा, फोर्ट विलियम किला। और दूसरी कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी, जो अपना किला जमाई हुई है कहाँ पे, चंद्रनगर में। ये कहाँ पे थे, तो आपके हुगली के क्षेत्रों में। ये आपके कौन थे, तो ये आपके थे फ्रांसीसी, जो कहाँ पे थे, ये आपके थे चंद्रनगर के क्षेत्रों में। अब ये लोग भैया तृतीय कर्नाटक युद्ध के खतरे को देखते हुए, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अपने को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, इसको देखते हुए इन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने किलों के ऊपर ये लोग क्या तैनात करने लगे भैया, ये अपने अपने किलों के ऊपर तोपें तैनात करने लगे। अपने किलों के ऊपर क्या तैनात करने लगे, तोपें तैनात करने लगे। ये कभी हमारे ऊपर आक्रमण हो तो फ्रांसीसियों की सेना हमारे किले में ना घुस पाए, और फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि यार कभी ब्रिटिश का आक्रमण हो तो ब्रिटिशों की सेनाएं हमारे क्षेत्र में या हमारे किले में ना घुस पाए। अब जब ये लोग अपने किलों पर तोपें लगाने लगे, तो इसमें सबसे पहले बुरा लगा सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को जब बुरा लगा, सिराजुद्दौला ने इनको संदेश भिजवाया कि यार भैया आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, या आप लोग यहाँ पे चलो कोठी बना लियो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोठी में आप लोगों को तोपें लगाने की इजाजत किसने दी। तो यहाँ पे ब्रिटिशों के द्वारा सबसे पहले फ्रांसीसियों को कहा गया, तो फ्रांसीसी तो चलो यार मान गए, चलो यार हमारा नवाब बोल रहा है हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन ब्रिटिशों को जब बोला गया तो ब्रिटिशों को ने कहा कि यार भैया हम आपकी बातें क्यों मानेंगे, आप एक छोटे से नवाब तो हो, कहाँ की, बंगाल के क्षेत्रों के, और हमारा जो कर्ज था वो आपके मुगल शासक फर्रुखसियन ने छूट दे दी है हमें। तो उनको लगा कि यार इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, या हम इससे डरे ना। अब हम इससे डरे क्यों, क्योंकि
ये एकमात्र छोटा सा नवाब ही तो है, बाकी जो आपकी सत्ता में बैठे हैं वो आप कौन बैठे हैं, वो आपके बैठे हैं मोहम्मद शाह रंगीला, वो तो हमारे पक्ष में है ही नहीं। अब जब इसकी बातों को इग्नोर किया गया और आपके लगातार तोपें लगाती जाती रही, तो अचानक से एक दिन सिराजुद्दौला अपने कुछ सैनिकों के साथ में विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर देता है। विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर देता है जून 1756 ईस्वी में। अब आक्रमण करने के बाद क्या हुआ भैया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सैनिक थे इनको यहाँ से भगा दिया जाता है। इनको यहाँ से जब भगा दिया जाता है तो इनको एक सदमा लगता है और ये लोग यहाँ से भाग कर, यह आपको जब पिछली क्लास में बताए थे भैया कि ये लोग जब यहाँ से भगाए जाते थे तो ये लोग एक किला और बनाए थे। वो किला इनका कहाँ पे बना था, वो किला इनका बना था मद्रास में। और उसी के पास में एक आप पढ़ता था वो कौन सा द्वीप भैया, तो एक द्वीप था, आपसे कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इस द्वीप का नाम होता है फुल्टा द्वीप, जो आपके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में था। और मद्रास के क्षेत्रों में जो ये लोग अपना किला बनाए थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाए थे। जब यह भारत के किसी क्षेत्रों से खदेड़े जाते थे, भारत के किसी क्षेत्रों में जब इनको राजाओं के द्वारा मारा जाता था तो ये सीधा सीधा कहाँ पे भाग के जाते थे, सेंट जॉर्ज फोर्ट। और इस बार जब इनको भगाया गया वहां से, जब वहां पे सिराजुद्दौला का आक्रमण हो गया तो ये लोग सीधा भाग के गए कहाँ पे, फुल्टा द्वीप पर जा करके वहीं पे शरण लिए। और इस समय आपके यहाँ जो मद्रास का क्षेत्र है, मद्रास प्रेसिडेंसी जो यहाँ पे काम कर रही भैया, उस मद्रास के क्षेत्रों में एक बढ़िया सेनापति आया हुआ है ब्रिटेन से। उस सेनापति का नाम क्या होता है, उस सेनापति का नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम होता है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव होता है। अब जब यह जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को लगती है तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है कि यार तुम लोग हार कैसे गए, अगर हारे हो चलो ठीक है, उस समय हमारे यहाँ सेनाएं कम थी, चलते हैं हम लोग फिर से अपने किले पर अधिकार करें। और यहाँ से एक मजबूत सेना को लेकर रॉबर्ट क्लाइव, या कहीं कहीं आपको किसी बुक में दिखेगा जिसके साथ एक नौसैनिक भी जाता है, वाटसन नाम होता है उसका, कहीं कहीं आपको उसका नाम भी दिख जाएगा भैया, वाटसन नाम होता है। कौन था ये, तो ये आपका नौसैनिक था, नौसेना का अध्यक्ष था। ये दोनों व्यक्ति निकलते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जा करके सीधा पहुंचता है किसके पास, तो पहुंचता है आप यहाँ सिराजुद्दौला के पास। और सिराजुद्दौला के सामने यह युद्ध के लिए उनको चैलेंज देता है और सिराजुद्दौला भी युद्ध इनसे करता है। युद्ध मात्र एक नाम मात्र का युद्ध लड़ा गया और युद्ध के परिणाम स्वरूप यह देखा गया भैया कि सिराजुद्दौला की सेना इससे पराजित होने लगी। और सिराजुद्दौला की सेना जो इससे पराजित होने लगी तो सिराजुद्दौला को लगा कि यार हमें एक काम करना चाहिए, हमें एक संधि कर लेनी चाहिए कि हमें युद्ध में बहुत नुकसान होगा। तो यहाँ पे एक संधि की गई। इस संधि का नाम कहीं कहीं आपसे वनडे एग्जाम में पूछता है, तो इस संधि का नाम होता है क्या भैया, अलीनगर की संधि। अब आपका ये अलीनगर क्या था, तो आपको बता दें कि जब 1756 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से भगाया था सिराजुद्दौला, तो उस समय सिराजुद्दौला ने आपके यहाँ जो एक प्रांत हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था कोलकाता, इसी कोलकाता का नाम इसने परिवर्तित किया था, जिसे रखा था क्या, अलीनगर। और इसी स्थान पे यह संधि हुई, इसलिए संधि को अलीनगर की संधि कहते हैं। और बाद में फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब संधि में आते हैं, संधि में सिराजुद्दौला कहते हैं चलिए ठीक है, हम आप किला आपको दे रहे हैं, आप तोपे लगाओ, लेकिन आप लोग एक काम करो कि अब आप लोग परेशान ना करना हमारे भारतीयों को, या हम आपको परेशान नहीं करेंगे, या आप हमारे प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप मत करना, हम आपके प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी संधि हुई। अब संधि तो कर लिया भैया उस समय रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के मन में एक बात खटक रही थी कि यार आज अगर इसको छोड़ दिया गया तो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को कुछ समझ में नहीं आता है। रॉबर्ट क्लाइव ये सोच रहा था किसी तरीके से इसको उलझाया जाए, या किसी तरीके से इससे युद्ध किया जाए, किसी तरीके से इसके ऊपर अधिकार किया जाए। बंगाल के क्षेत्र में हमारा जितना अधिकार है मात्र फोर्ट विलियम पे, इससे कहीं ज्यादा अधिकार हमें बंगाल के क्षेत्रों में होना चाहिए। और उसके लिए क्या होता है भैया, तो कहीं कहीं आपको कहा जाता है कि भैया एक झूठी घटना बताई जाती है, कहीं कहीं कुछ बुकें आपकी सत्य घटना ही मानती हैं। वह घटना कौन सी होती है, तो वह घटना होती है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना होती है। और ब्लैक होल की घटना भैया कहीं कहीं आपको कहा जाता है कि यार यह एक मनगढ़ंत घटना हुआ करती है कि आपके सिराजुद्दौला को एक निरंकुश शासक दिखाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चली गई एक चाल थी।
जिसके परिणाम स्वरूप कि जो ये संधि हुई थी, संधि को तोड़ा जाए और सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण किया जाए। फिर भी क्या है, जो भी हो, हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना होता है भैया। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति आपका ब्रिटिश था, नाम क्या था उसका, तो उसका नाम होता है जे.जेड हॉलवेल। क्या नाम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है जे.जेड हॉलवेल। इस व्यक्ति ने एक घटना की चर्चा की, और वो घटना क्या किया, तो इस व्यक्ति ने कहा भैया कि जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला का आक्रमण हुआ था, कहाँ पे, तो जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था हमारे फोर्ट विलियम पे, तब यहाँ से इसने या सिराजुद्दौला के द्वारा हमारे कुल कितने व्यक्ति, तो हमारे कुल 146 व्यक्ति पकड़े गए थे। या हमारे 146 व्यक्तियों को पकड़ा था सिराजुद्दौला, और इनको पकड़ करके ये व्यक्ति ले गया था अपने क्षेत्र में, और वहां पे भैया इनको आपको 18 बाई 14 के एक छोटे से कमरे में इन सबको बंद कर दिया गया। और इन सबको बंद करने के बाद एक दिन के बाद जब इनको खोला गया तो इसमें से मात्र 26 व्यक्ति जीवित बचते हैं, बाकी सारे व्यक्ति आपके मारे जाते हैं। तो कहा जाता है कि यार बंगाल का नवाब है जो इतने बुरी तरीके से या हमारे ब्रिटिशों की हत्याएं कर दिया, तो ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। और कहीं कहीं कहा जाता है यार हो सकता है क्योंकि युद्ध की स्थितियों में आपके सैनिक वगैरह पकड़े जाते, तो हो सकता है सिराजुद्दौला गुस्से में आकर के ऐसे कुछ कृत्य किया हो जिसकी चर्चा की जा रही है। अब इसकी चर्चा इतने जोर शोर पे क्यों है, तो इसमें जो आपका हॉलवेल था जो ये वर्णन कर रहा था, इस व्यक्ति ने कहा कि यार उस घटना में मैं खुद शामिल था लेकिन मैं बच गया। और इसी घटना को आपके यहाँ इतिहास में क्या नाम दिया गया भैया, इसी घटना को इतिहास में नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ठीक। अब इस घटना से इतना ज्यादा निरंकुश दिखाने का प्रयास किया गया आपके सिराजुद्दौला को कि भैया ये गुस्से में आए और गुस्से में आकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन ले। जब एक्शन लेगा तो हमें एक पृष्ठभूमि तैयार मिलेगी किसकी, एक युद्ध करने की। और ऐसा हुआ भी कि अब दूरियां बढ़ती गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, और अंततः दिखाई देता है कि यार अब एक युद्ध की स्थिति बन रही है, और अंततः यह एक युद्ध के बाद ही ये चीजें शांत होती है। और उस युद्ध का नाम क्या होता है दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जो हमारा युद्ध होता है कौन सा, जिसकी हम लोग शुरू में चर्चा किए थे, कौन सा युद्ध होता है, वह होता है हमारा प्लासी का युद्ध। तो अगली हेडिंग अब आप लोग क्या डालेंगे, अगली हेडिंग अब आप लोग डालेंगे भैया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है दोस्तों, तो यह आपका 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। कब होता है, 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध होता है। अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो आपको बताया भैया कि ब्लैक होल घटना के बारे में बताया जाता है हॉलवेल के द्वारा। उसके बाद इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब युद्ध में जब रॉबर्ट क्लाइव को लगने लगा कि यार अब युद्ध होने वाला है, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला काम किया भैया कि आपके सिराजुद्दौला के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों को ही इसने मिलाने का प्रयास किया, या ये मिलाना चाहा। अब उसमें मिलाने में किसको किसको ये भैया मिलाना चाहता था या किसको किसको ये मिलाया, इसका नाम आपके यहाँ पूछा जाता है। सबसे पहला जो इसको मिलाया था ये, वह इनका सेनापति ही था भैया। नाम क्या होता है इसका, इसका सेनापति का नाम होता है मीर जाफर। और इनके सैन्य अधिकारी थे 2 लोग, एक का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है रायदुर्लभ, और एक का नाम आपके यहाँ दिखाई देता है क्या भैया, तो यार लतीफ। ये 3 लोगों को मिलाता है। और इन 3 लोगों के अलावा भी यहाँ पे जो धनाढ़ क्षेत्र है, कहीं कहीं आपको बुकों में मिलता है कि इनकी जो मासी जीत हुई, या इनका जो एक मौसेरा भाई था शौकत जंग, ये भी इनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलता है। और इन सबको लालच दिया जाता है कि यार आप लोग सिराजुद्दौला को हराओ, उसके बाद आपको हम कुछ न कुछ फायदा कराएंगे, आपको जिस पद पे आपको इससे अच्छे पद आपको हम देंगे। तो इसमें आपके 2 व्यक्तियों का नाम और दिखाई देता है। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन होते हैं भैया, तो एक होते हैं आपके जगत सेठ और एक का नाम होता है अमीर चंद। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। एक का नाम था आपके यहाँ जगत सेठ और एक का नाम था अमीर चंद। अब ये कौन थे भैया, तो उस समय जो आपके जगत सेठ थे ये उस समय थे एक बड़े बैंकर थे, और ये जो आपके अमीर चंद थे ये उस समय एक व्यापारी थे।
व्यापारी। इन सब लोगों को मिलाया आपके यहाँ, या कहीं कहीं आपको एक व्यक्ति का नाम और दिखाई देगा, मणिकचंद्र का नाम भी दिखाई देगा भैया, जो एक प्रभारी था आपके बंगाल का। क्या नाम होता है उसका? मणिकचंद्र। मणिकचंद्र कौन था? तो आपके बंगाल का प्रभारी था, बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया था इसे। अब ये सारे लोग मिलते हैं और इनको रॉबर्ट क्लाइव अपनी पक्ष में करता है, और पक्ष में करने के बाद अब कहा जाता है कि बंगाल में प्लासी के या प्लासी नामक स्थान पे युद्ध की तैयारियां होने लगी। अब प्लासी नामक स्थान है कहाँ पे बंगाल? तो भैया ये पड़ता है आपका प्लासी का मैदान। कहाँ पड़ता है? तो प्लासी का मैदान आपका होता है बंगाल में। बंगाल में कहीं कहीं पूछता है किस नदी किनारे अवस्थित है, तो यह अवस्थित है यहाँ पर किस नदी किनारे? भागीरथी नदी किनारे। भागीरथी या इसी को आपके यहाँ गंगा के नाम से जाना जाता है, जो निकलती कहाँ से? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड से। शुरू में यहाँ अलकनंदा के नाम से निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से। बाद में इसमें आकर के आप गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी मिलती है, तो देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है भैया गंगा। बाद में बंगाल के क्षेत्र में जब आती है फिर से इसका नाम भागीरथी होता है। तो यहाँ पे दोनों सेनाएं तैयार हैं। अब दोनों सेनाओं के तैयार होने के बाद क्या होता है भैया कि एक तरफ आपका जो सिराजुद्दौला है वो एकदम निश्चिंत है कि यार हमें तो युद्ध में जीतना ही है। हमें युद्ध में क्यों जीतना है? क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं। कितनी बड़ी सेना भैया? तो लगभग कहा जाता है कि इसके पास 50,000 सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए थे इसने। और एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है प्लासी के मैदान में, जो आपका सेना का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। और ये भैया मात्र कहीं कहीं आपको 3100 दिखाई देता है, कहीं कहीं आपको 3200 सैनिक के आसपास दिखाई देते हैं। ये इतने सैनिक लेकर के युद्ध लड़ने आ रहा है। अब रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल निश्चिंत है कि यार हम युद्ध जीत रहे हैं। सिराजुद्दौला भी निश्चित है कि हम युद्ध जीत रहे हैं। सिराजुद्दौला के युद्ध जीतने का या ऐसा सोच रहा है कि हम जीत रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि यार हमारे पास 50,000 सैनिक है, इनके पास इतने ज्यादा है, अगर बिना अस्त्र शस्त्र के भी हाथ और पैर से भी मारेंगे तब भी ये आपके कितने देर टिकने वाले हैं? 3100। लेकिन इसमें हुआ क्या? तो आप कह सकते हो कि यार एक ऐसा युद्ध जो बिना युद्ध लड़े ही समाप्त हो गया। बिना लड़े ही किसकी हार हो गई? तो आपके सिराजुद्दौला की हार हो गई। अब इस युद्ध में हुआ क्या कि जैसे ही सिराजुद्दौला जब अपने सैनिक को मीर जाफर को कहता है भैया आप सेनाओं को आगे भेजो लड़ाई के लिए, तो कोई सेनाएं आगे बढ़ती नहीं। रीजन क्या है? कि सारी की सारी सेनाएं मिली हुई होती हैं, और जब सेनाएं नहीं बढ़ती हैं तो उसके पहले ही सिराजुद्दौला को समझ में आ जाता है, इसके जो चाहने वाले थे जिससे मोहनलाल वगैरह का नाम आता है, ये सारे व्यक्ति कहते हैं कि भैया हमारी सेनाएं मिली हुई हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग युद्ध के मैदान में मारे जाएं। सिराजुद्दौला को ये लोग बचा के युद्ध के मैदान से निकाल देते हैं, और सिराजुद्दौला भाग करके आ जाता है आपके यहाँ कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। और यहाँ देखता है सिराजुद्दौला कि यार हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया कि हमारे सेनापति जो हमारे करीबी माने जाते थे मीर जाफर, या जो हमारे सैनिक और थे वो सारे, या हमारे यहाँ के जो बैंकर पैसे वाले हैं वो, या हमारे यहाँ के जगत सेठ अमीर चंद्र, ये सारे लोग मणिक चंद्र, ये सारे लोग हमारे मिले हुए हैं। अब इसको लगने लगा कि यार अब युद्ध में शायद ही हम बच करके आ पाते, लेकिन अब बच के आ गए हैं, चलो अपनी राजधानी में आ गए हैं। लेकिन उसी समय इसके साथ में बड़ी घटना हो जाती है। इसके साथ में बड़ी घटना क्या हो जाती है भैया? तो जो आपका इसका सेनापति था मीर जाफर, वह व्यक्ति मुर्शिदाबाद में ही मौजूद रहता है। उसका नाम क्या होता है? तो नाम आपसे कहीं कहीं पूछा जाता है कि नाम क्या था भैया उसका? तो उसका मीरन था। ये मीर जाफर का क्या था? तो यह मीर जाफर का बेटा था। इस व्यक्ति ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया, उस सैनिक का नाम क्या था? तो उसका नाम होता है मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग को आदेश दिया और धोखे पूर्वक किसकी हत्या करवा दी? आपके मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। तो सिराजुद्दौला जो युद्ध के मैदान से तो बच के आ गया था, लेकिन मुर्शिदाबाद या अपनी राजधानी के क्षेत्रों में आते ही यह मारा गया। तो मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाई थी? तो आपके मुर्शिद कुली खान ने। कहाँ से? ढाका से, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से भैया सिराजुद्दौला का चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके मीर जाफर को पहले से ही बोल चुकी है कि भैया जैसे ही सिराजुद्दौला मारा जाएगा या सिराजुद्दौला का अंत होगा, उसके बाद अगला बंगाल का नवाब हम किसे बनाएंगे? तो अगला बंगाल का नवाब बनाएंगे मीर जाफर।
अब अगली तैयारियां होने लगी, इसे नवाब और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया। उसके बाद कहा जाता है कि आपके मीर जाफर से उस समय लगभग कंपनी ने 3 लाख रुपए लिए। अब क्यों लिए, तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भैया आपका जो पुराना वाला नवाब था उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसके द्वारा हमारी जितनी सारी क्षतिपूर्ति है वो आपको देनी पड़ेगी। तो मीर जाफर कहा जाता है कि उस समय लगभग 3 लाख रुपए कैश के रूप में किसको दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहराया। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि इसी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद से ही स्थितियां भारत की कमजोर होती हुई दिखाई देंगी कि जो केंद्रीय सत्ता बैठी है वो भी अब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब आगे बढ़ेगी या यहीं के यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में इसका हस्तक्षेप होगा। और इसका हस्तक्षेप करते करते आगे जब हम दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद तो इनका मनोबल इतना तेजी में बढ़ेगा कि यह भारत पे पूरी तरीके से जो एक व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में घुस के बैठ जाएंगे और भारत पे फिर राज करेंगे। और भारत से फिर ये जाएंगे भैया हमें छोड़ करके 1947 ईस्वी में। तो अब इनका राज भारत पे, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथों में आ गई। क्यों, क्योंकि इनका जो एक चमचा था, आप कह सकते हो कि जिसे इन्होंने पहले से बोल रखा है भैया आपको नवाब बनाया जाएगा, उस मीर जाफर को ये लोग नवाब बनाएंगे। अब यहाँ पे ये लोग टैक्स भी नहीं देंगे, प्लस मीर जाफर से बीच बीच में आकर के पैसा भी लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, मीर जाफर को हटा देंगे, मीर कासिम को बनाएंगे, फिर मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बनाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पृष्ठभूमि तैयार होगी किसकी, तो आपके यहाँ पृष्ठभूमि तैयार होगी बक्सर के युद्ध की। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास प्लासी के युद्ध की। अब जो हमारी अगली क्लासेस होंगी उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे दोस्तों कि हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिले और नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिल करके अपने टीम के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, जो आपके यूपीपी के साथ साथ आने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकें। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।